हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पर रह करके अपनी बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर वायरस की सीरीज लेकर के चल रहे हैं और आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो वायरस के जनरल कैरेक्टर के ऊपर है ना। हम थोड़ा सा वायरस का क्या कैरेक्टर है इसके बारे में देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर है ना इसका क्लासिफिकेशन भी कवर करेंगे। तो वायरस का जो जनरल कैरेक्टर है और जो वायरस का क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हम कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास बहुत विशेष होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वायरस की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारा 2026 चल रहा है। और 2026 के शुरुआती दौर में ही आप देख रहे हैं मेरे भाई कि बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो कि अपना प्रकोप दिखाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। जिसमें से आप लोगों ने बहुत प्रचलित वायरस का नाम सुना होगा, एक हंता वायरस करके है ना। चलो मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद में ही हम यहाँ पर आगे की कड़ी को शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा वायरस टॉपिक चल रहा है ना, और वायरस की सीरीज है तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, जो कि आपके जनरल नॉलेज के लिए या आगे आने वाले जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि हंता वायरस एक्चुअल में क्या है ना। तो ये अभी हाल ही में खोजा जाने वाला वायरस है, हालांकि ये बहुत पुराना वायरस है लेकिन इसका प्रकोप अभी देखा गया है ना। आप लोगों ने ये सब देखे होंगे न्यूज वगैरह, तो उसमें आपको पता होगा, लेकिन मैं वायरस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि हंता वायरस, जैसे बहुत सारे लोगों ने स्टेटस भी लगाया था, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने भेजा था कि अब पैंडेमिक डिजीज स्टार्ट होने वाली है, अगेन पैंडेमिक होने वाला है और लॉकडाउन वगैरह लगेगा। और ये हंता वायरस लिखा था, तो इसके विषय में जब खोजबीन किया, पढ़े, तो पता चला कि इससे ज्यादा खतरा नहीं है। नो डाउट ये बहुत ज्यादा डेंजरस है ना। बहुत सारा डेथ रेट इसका अगर देखा जाए तो ज्यादा है, मतलब 10 लोगों में से 5, अगर 10 लोगों को होता है तो 5 का डेथ सुनिश्चित है, यानी कि 45 to 50% रेट यहां पर डेथ रेट है। तो देखते हैं भैया क्या है हंता वायरस। तो देखिए हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और कृंतकों, मतलब रोडेंट, रोडेंट कहने का मतलब समझते हो आप लोगों को, मैंने पढ़ाया हुआ था है ना, जो क्लास में मिलिया मैंने जब स्टार्ट किया था तो उसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ है ऑर्डर। तो ऑर्डर रोडेंशिया हम लोगों ने जब पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि उस ऑर्डर में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो कि कुतरने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुतरने वाले मतलब अपने फूड को कुतर के खा रहे होते हैं, है ना। जैसे आप स्क्वायरल की बात करते हैं, शाही की बात करते हैं, आप यहां पर चूहों की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से ये चूहों में या चूहों के अंदर रहने वाला वायरस है, पहली बात तो ये समझिएगा, जिसका नाम हंता वायरस है। और रोडेंट से ये फैलता है। अब ये फैलता कैसे, ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो अगर आपके घर में या आसपास क्षेत्र में चूहे हैं, है ना, तो अगर वो जो अपनी पोटी और सुसु करते हैं उसको आप लोग थोड़ा सा हाइजीन रखिए, घर में घुसने मत दीजिए, क्योंकि इसी से ही क्या है, इसके बॉडी के अंदर रहता है ये वायरस, तो उसकी सुसु और पोटी में ही क्या है मेरे भाई, ये वायरस आ जाता है और वहां से ट्रांसमिट हो सकता है। अगर जब तक इन्फेक्टेड, आप कैसे अब इन्फेक्शन कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है जहां पर उसने सुसु पोटी करा है, आप गए हैं वहां पर, घूम रहे हैं, आपने मतलब वो घूमते हुए पहुंचा है ना, वो चूहा पूरे घर में घूम रहा है, आपने जाकर के हाथ लगा दिया और खुली हुई चीजें जो रखी हुई हैं घर में, है ना, जहां पर जाकर के आराम से टहल के आ गए हैं, ये वहां पे हो सकता है सुसु भी कर दिया हो, तो वहां से अगर वो इन्फेक्टेड चीज को अगर खा लेते हैं तो ये वायरस आपके बॉडी के अंदर आ सकता है। और ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये हमारे लंग्स में जाकर के, हमारी जो लंग्स लंग्स आप लोग समझते हैं ना, हमारे फेफड़े, फेफड़ों में से हम लोग क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं और सांस को लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लंग्स से कहां जाती है, ब्लड में जाती है, हमें बात पता है। अब लंग्स में क्या होते हैं, आपको पता है कि जो हमारा ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया धीरे धीरे आगे ब्रांचेस करेगा, और ब्रांचेस करके लास्ट वाला जो रीजन होता है जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा, जल्दी समझाने का प्रयास करता हूं। तो एल्वियोलाई में ये जाकर के बैठ जाता है हंता वायरस, और ये क्या करेगा, ये जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा या यहां पर ट्रांसपोर्ट होगा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगा लंग्स एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स में, तो ये ब्लड वेसल्स की कोशिकाओं में क्या करता है मेरे भाई, चला जाता है, और वहां जाकर के ये अपना इन्फेक्शन कॉज करेगा। और इन्फेक्शन कॉज करने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही, अब जाहिर सी बात है, कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा बॉडी उसके लिए एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, मतलब उसको देखेगा और देख करके उसके प्रति क्या करेगा, आघात करेगा, उसको मारने का काम करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा।
तो इससे क्या होगा कि सेल जब एंटीबॉडीज बनती हैं और जब जाकर के लड़ाई होती है उस सेल के पास में, तो सेल में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग आने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स, क्योंकि बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, तो एंडोथेलियल सेल्स मेम्ब्रेन क्या होती है, ये हमारी बस्ट हो जाती है और जो ब्लड होता है वो चला जाता है लंग्स में। समझ पा रहे हो, ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। इसीलिए जो इस बीमारी से ग्रसित लोग जो पाए जा रहे हैं, जिनका डेथ हुआ है, उसमें सेम सिम्टम देखा गया। उनके लंग्स में ब्लीडिंग थी, है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही। तो इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारी बहुत ही थिन लेयर की बनी होती है और जब वो स्वेलिंग करेगी तो जाहिर सी बात है जो ब्लड है वो बस्ट हो जाएगी और ब्लड जो है वो बाहर आने रिसने लगता है बॉडी के अंदर। बाहर मतलब बॉडी के बाहर नहीं, लंग्स के अंदर। तो इसीलिए इसका डेथ रेट अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि अगर सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा है भाई, है ना, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। तो अल्टीमेटली यहां पर डेथ ही होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जो वायरस है ना, ये वायरस चूहों से फैल रहा है, लेकिन इंसानों से इंसानों में ये फैलता हुआ अभी देखा नहीं गया है। वो बात अलग है, इसके स्ट्रेन अगर बनेंगे तो जाहिर सी बात है ये फैलेगा। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है कि इंसान इस वायरस की चपेट में तब आते हैं जब वे संक्रमित चूहों के मल मूत्र या लार के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है ना, या उनकी सूखी गंदगी से उड़ने वाली धूल में सांस लेते हैं। जैसे मान लो जहां पर चूहों ने अपना पोटी वोटी किया है, वो जब सूख जाता है तो वहां पर जाहिर सी बात है क्या होगा, वो धीरे धीरे जैसे आप लोग परफ्यूम डालते हैं ना, परफ्यूम, तो परफ्यूम क्या होता है, हम डालते यहां पर है लेकिन फ्रेग्रेंस आपके घर में, पूरे घर में फैल जाती है। तो इसी तरीके से ये भी है ना। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये वायु के कांटेक्ट में आएगा, फ्रेग्रेंस जब इसका है ना वायु के संपर्क में आएगा, ये डस्ट के फॉर्म में उड़ेगा, तो ये वायरस हो सकता है कि सांस लेने से, सांस के माध्यम से हमारे लंग्स में चला जाए। अब देखिए WHO की अगर हम लोग बात करें तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि हंता वायरस इंसानों में 2 प्रमुख और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। तो कहने का मोटा मोटा तात्पर्य यही है कि हंता वायरस जो है वो चूहों से फैल रहा है, तो उसका प्रिकॉशन क्या है कि भैया चूहों को घर में ना घुसने दें, मारें, भगाएं, है ना, या कुछ भी करें, पाप नहीं लगेगा। क्योंकि इसके द्वारा अगर आपके अंदर ये वायरस आ गया तो आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। अब आप कहेंगे सर अभी आप बता रहे हैं, इससे पहले तो हमारे घर में तो बहुत लंबे समय से चूहे रह रहे हैं। सही बात है, लेकिन अब वही ना कि जब जागरूकता आई है, जब आपको पता चला है, तो अब आप प्रिकॉशंस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अब आप जानबूझकर भी, मतलब अनजाने में तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब हम जानते हैं और जानबूझ करके भी अगर कोई हम गलती करते हैं तो हमसे बड़ा पागल नहीं हो सकता कोई, है ना। और ये इसके अगर देखा जाए मेडिकल कंडीशंस समय समय पर देखने को मिलती रही है, लेकिन लोगों तक पता नहीं चल पाया। अभी अभी हाल ही में ये मालूम चला है ना। तो एक शिप जो है वो फंस गया है कहीं पर, पानी में फंसा हुआ था, वो पानी में ही था जहां पर लोग मरने लगे थे अचानक से, और उसका जब उन लोगों ने ट्रीटमेंट किया या वहां पर देखभाल करी तो पता चला कि एक हंता वायरस है, जिसकी वजह से ये जो है ना डेथ हो रही है लोगों की। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है। WHO ने अभी हाल ही में हमारे बीच में एक इंफॉर्मेशन शेयर करी है, जिसमें खतरनाक डिजीज तो अब आने वाली है, क्योंकि 2026 है, अभी तक ये बात खुल करके नहीं आ पाई थी बाहर, है ना, कि भाई अच्छा अब यहाँ पे मैं डरवाने नहीं आऊं, बस आपको थोड़ा सा अवेयर करने आया हूं कि जानकारी आपको होनी चाहिए। वायरस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वायरस का थोड़ा सा अपडेट फॉर्म आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। हंता वायरस के बारे में आप लोगों को पता होगा, यूट्यूब पे डाल करके देखिएगा, नहीं तो इसी तरीके से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी आपको इबोला वायरस, जो कि इबोला वायरस हमें मालूम है कि बहुत पुराना वायरस है, ठीक है ना, बहुत पुराना वायरस है। और इबोला वायरस का जो ट्रांसमिशन हो रहा है ये चमगादड़ों से होता है। किससे होता है बेटा? बैट से होता है। कौन से वाले बैट से होता है? तो आप याद करिए, हमने चमगादड़ों वाला भी ऑर्डर पढ़ा है, जिसमें 2 तरीके के चमगादड़ बताए थे, एक छोटे वाले जो वैम्पायर होते हैं, है ना, और एक बड़े वाले जो फ्रूट को खाते हैं। तो जो फ्रूट को बैट खाता है ना, उसके काटने से, उसके बाइट करने से क्या होता है, ये इबोला वायरस ट्रांसमिट होता है। अब इबोला वायरस जो एक तरीके का देखा जाए तो ये एनिमल के अंदर ही डिजीज कॉज करता है, या एनिमल के साथ में ही रहता है, लेकिन ये एनिमल से अब आ गया है इंसानों में। तो इबोला वायरस का अभी एक नया स्ट्रेन आया है। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बताया भी था कि वायरसेस क्या है, वो कभी भी जो है ना लिविंग एक्टिविटीज को बॉडी के बाहर नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी के अंदर कर सकते हैं। अब ये चमगादड़ के बॉडी के अंदर है, तो इसके अंदर हुआ म्यूटेशन, है ना, सडन चेंज हो गया। और ये सडन चेंज होने के कारण इसने अपनी प्रकृति को और भी खतरनाक बना लिया, अपने नेचर को और खतरनाक बना लिया। क्योंकि हमें पता है कि इसका डेफिनेटली क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और आरएनए सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि 2019 में
आप लोगों को पता है कि पेंडेमिक डिजीज हमारे बीच में आई थी जिसका नाम था कोविड-19। और कोविड-19 के फिर आपने देखा था बहुत सारे स्ट्रेन आना शुरू हो गए थे क्योंकि वो म्यूटेशन करना शुरू कर दिया था। आज फिलहाल हाल फिलहाल में अभी देखा जाए तो बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं, लेकिन उन पर चर्चा नहीं करी जा रही है। अब वो उतना प्रकोप नहीं रहा, उसका डेथ रेट कम हो गया है, तो इसलिए लोग अपना निकलना बैठने लगे हैं। लेकिन अगर आप इस इबोला वायरस की बात करें तो इस इबोला वायरस ने जब अपना स्ट्रेन किया है, अपने अंदर म्यूटेशन किया है, तो इससे एक नया वायरस बना है जिसको हम लोग बुंडी विग्यो इबोला वायरस के नाम से जानते हैं। देखिए, बुंडी विग्यो, ये एक वायरस का नामकरण किया गया है, वायरस का नाम रखा गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा भैया, इसको बीडीबीवी के नाम से जानते हैं, बुंदी विग्यो इबोला वायरस, ठीक है ना। इबोला वायरस का एक दुर्लभ और अत्यधिक घातक स्ट्रेन है। ये सबसे डेंजरस और पेंडेमिक कंडीशन ला सकता है हमारे पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल फिलहाल में ही अपनी जानकारी प्रस्तुत करी है, उसमें ये बात बताया है लोगों को और अलग अलग देशों को ये जानकारी दी है कि भाई आप लोग अभी से अवेयर हो जाइए क्योंकि ये चीज फैल रही है ना। अब इबोला वायरस एक दुर्लभ और अत्यधिक घातक स्ट्रेन है जो मनुष्यों में इबोला वायरस रोग यानी ईवीडी का कारण बनता है। पहली बार 2007 में युगांडा में पहचाना गया ये वायरस मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में फैलता है, यह फैला था, है ना। तो ये अफ्रीका के ही रीजन में था, लेकिन अभी ये अपना प्रकोप, अब जाहिर सी बात अफ्रीका में फैला तो अफ्रीका में लोग अगर घूमने गए और अगर उसके अंदर ये आ गया है तो जाहिर सी बात है क्या है कि वो ट्रांसमिट हो जाएगा। और ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन बहुत तेजी से हो रहा है ना। इसकी अगर कुछ मुख्य विशेषताएं देखी जाए तो इसकी पहचान और उत्पत्ति, तो इस वायरस की पहचान पहली बार 2007 में पश्चिम युगांडा के बुंडी विग्यो जिले में हुई। तो बुंडी विग्यो जो जिला है उसमें जब इसको पहचाना गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बुंडी विग्यो इबोला वायरस, है ना। एक प्रकोप के दौरान हुई थी यह इबोला वायरस, है ना। फाइलोविरिडी जो फैमिली वायरस की है, इसकी 5 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। तो अभी तक 5 स्पीसीज इसकी खोजी जा चुकी हैं और इबोला वायरस की 5 स्पीसीज में से एक ये स्पीसीज सबसे खतरनाक अभी साबित हो रही है जिसका नाम है बुंडी विग्यो। सिम्टम्स की बात करेंगे तो अन्य इबोला स्ट्रेनों की तरह इसके लक्षणों में अचानक तेज बुखार, गंभीर थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, उल्टी, दस्त और आंतरिक या बाहरी रक्तस्राव जिसको हम लोग हेमोरेजिक फीवर के नाम से जानते हैं, ये होना शुरू हो रहा है। दैट मीन्स बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और जब बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो कंडीशन बड़ी डेंजरस हो जाती है ना। और इसकी जो डेथ रेट यहां पर निकाल के रखी गई है वो 25% से लेकर के 40% के बीच बताई जा रही है। मतलब अगर आप देखें तो 10 में से 4-5 लोग तो निपट जाएंगे अगर इसके कांटेक्ट में आए। टीके और उपचार की, जैसे मान लीजिए अभी खोजा गया है, अब डब्ल्यूएचओ तो हमारा बहुत बड़ा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा बहुत बड़ा है ना संस्था, वो अगर कोई जानकारी बाहर निकाल के दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसके भी हाथों से बाहर अगर चीज हुई है या उसके बस में नहीं है तभी वो जानकारी दे रहा है कि आप लोग अवेयर हो जाएं। तो हम सबको अब अवेयर होना पड़ेगा। बाहर अगर आप जा रहे हैं तो मास्क वगैरह जैसे आप लोग कोविड में कर रहे थे वैसा ही करना स्टार्ट कर दें अगेन, है ना। और इसका ट्रीटमेंट नहीं है, साफ साफ देखिए, जैसे इबोला वायरस के विपरीत बुंडी विग्यो स्ट्रेन के लिए कोई विशिष्ट टीका यानी वैक्सीन अभी तक हमने नहीं बना पाई है और ये अभी से नहीं बहुत लंबे समय से है। तो बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनका आज भी हम लोग टीकाकरण नहीं कर पाए हैं, है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, बड़ी खतरनाक चीज है। मतलब ऐसे वायरस है जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो दिक्कत तो करेंगे ही करेंगे ना। अब बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, जैसे एचआईवी वायरस की बात कर लो, है ना। एचआईवी वायरस कितना खतरनाक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। ये पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है अगर ये हो जाता है। इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है तो आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप नाई की दुकान पे गए हैं और आप अपना जो है ना दाढ़ी वाड़ी बनवाने जा रहे हैं और वहां पर जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन आके पहले बैठा, उसके कट लग गया, ब्लीडिंग से ब्लीडिंग ट्रांसमिट होगा। दूसरी बात, अगर कोई जो है ना संबंध बनाता है विदाउट एनी प्रिकॉशन, है ना, तब क्या होता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसका प्रिकॉशन यही है कि भैया इसको तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ना, रोक सकते हैं कि अनवांटेड सेक्स नहीं करना है लोगों के साथ में, है ना, लोगों के साथ में घूमना नहीं है, जूठा कम खाइए। ब्लड एक्सचेंज करते समय जो है ना ये पता कर लेना चाहिए कि भैया ये एचआईवी ग्रसित तो नहीं है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये इसका भी खतरनाक, उसके भी पापा हैं ये, क्योंकि ये जो है ना कांटेक्ट से ही, क्या है, जैसे कोविड हमारा कांटेक्ट से, है ना, कांटेक्ट मतलब छूने से, बोलने से, खाने से ट्रांसमिट हो रहा था, वैसे ये भी ट्रांसमिट हो रहा है और इसका अभी तक वैक्सीन नहीं है, है ना। और साफ साफ यहां पर लिखा है स्वीकृत एंटीवायरल उपचार वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसका इलाज मुख्य रूप से लक्षणों को कम करने और सहायक
देखभाल, जैसे फोर तरल पदार्थ देना, है ना, आईवी तरल पदार्थ देना, आईवी मतलब फोर नहीं, आईवी है, मतलब आपको जो है ना इंजेक्शन के थ्रू आपके वीको डाली जाएगी, उसके थ्रू आपको जो ना लिक्विड सब्सटेंस प्रोवाइड किया जाएगा और उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, कंट्रोल कर सकते हैं ना कि बचा सकते हैं, तो उसको खत्म करने का हमारे पास में कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि भाई कि मौत जब आएगी तो एकदम से आ जाए वो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको धीरे 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 लाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई हम क्या कर सकते हैं, हम अगर उसको खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छी बात है। हम खत्म ना करके उसका टाइम पीरियड बढ़ा दे रहे हैं। टाइम पीरियड बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे भाई? अगर जिंदगी किसी की आज खत्म होने को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, उसके जिंदगी में बड़े कष्ट लिखे हों, तो वो कष्ट और भी आगे बढ़ जाएंगे, है ना, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो खैर, आपको सिर्फ इतना समझना है मेरे बच्चे कि ये दोनों ही वायरस, चाहे हंता वायरस की बात करें चाहे बुंदी विग्यो वायरस की बात करें, दोनों ही घातक वायरस हैं, खतरनाक है, और दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए स्ट्रेंड है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इस बात को याद रखिएगा। और याद करिए, जो आपका एचआईवी है उसका भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही है। इसके अलावा आप अगर कोविड की बात करें तो उसमें भी आपका क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि आरएनए, और वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, बहुत ही डेंजरस कंडीशन की बीमारियों को, है ना, स्टार्ट कर सकता है। क्या ये कुछ खास बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, है ना? क्योंकि हम लोग यहां पर अपडेटेड चीजें पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो ये अपडेटेड चीजों में ये एक अपडेटेड चीज है जिसको आपको पता होना चाहिए। और अभी अभी हाल ही में 3-4 दिन हुए डब्ल्यूएचओ ने ये बात बोली है। तो बुंदीबुग्यो वायरस के प्रति हमें सतर्क रहना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अब वायरस के जनरल कैरेक्टर के बारे में। क्योंकि हमारा वायरस चल रहा है तो वायरस के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते ही हैं। और ये 2026 तो ऐसा लग रहा है कि जब से शुरू हुआ है तब से कुछ ना कुछ एक नई चीज लेकर के आ रहा है ना? अभी आप देखो, भयंकर तरीके से लड़ाइयां चल रही हैं, वॉर चल रहा है जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही, है ना? और क्लाइमेट कितना खतरनाक चेंज हो रहा है, गर्मी कितनी बढ़ रही है, और ऊपर से अब ये वायरसेस भी जो है ना आ गए। तो वायरस भी कह रहा था हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, और इनके आने से गर्मी थोड़ी और बढ़ेगी। तो भाई जाहिर सी बात है बढ़ने वाली है। तो सभी लोग अवेयर हो जाइए, सभी लोग जो है ना अपने घर में इस बात को शेयर करिए, इसके बारे में सर्च करिए, देखिए और अवेयर करिए आसपास के लोगों को। लोगों से कम मिलिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कम जाइए। भले ही हमारे इंडिया में अभी ट्रांसमिट नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी बंदा अगर फॉरेन गया होगा, अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में गया होगा, और वहां अगर ये इन्फेक्टेड हुआ है और यहां आया है, तो अब यार मैं क्या ही कह सकता हूं, कोविड कहां फैला था और कहां डेथ होने स्टार्ट हो गई, पूरे पूरे घर तबाह हो गए थे, पूरी पूरी जो है ना जनरेशंस खत्म हो गई हैं लोगों की। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस बार हमें अवेयर रहना है, डरना नहीं है। बस क्या है कि बाहर अनवांटेड ना घूमे, बाहर ज्यादा ना निकले, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो बिल्कुल ही ना घूमे। चलिए शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टर वायरस का। तो वायरस कहता है कि वायरस असेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट और न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए वायरस कैसे होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। अब वायरस हमने देख लिया, वायरस होता क्या है। तो वायरस अकोशिकीय होते हैं, यानी कि वायरस में किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं होती, इस बात को समझिएगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब होता है पूर्णतः परजीवी, यानी ये किसी दूसरे होस्ट के ऊपर रह करके ही अपना जीवन व्यतीत करेगा, इसके अलावा नहीं। ये कहेगा तुम ही हो जो कुछ हो, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं, और ये सच बात है। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहने का मतलब होता है मेरे बच्चे कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, है ना, पाया जाएगा। अब न्यूक्लिक एसिड या तो मेरे बच्चे डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, यानी कि डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो ये भी इसका नेचर खतरनाक है। और ये प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, जाहिर सी बात है इनके पास में स्पेसिफिक प्रोटीन भी पाई जा रही है, और ये प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में हो सकता है, जो कि हमारी सेल्स को चकमा देने में काफी मददगार साबित होती है इन वायरसेस के लिए। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है कि नॉर्मली फॉर्म में वायरसेस 20 से 300 नैनोमीटर साइज वाले होते हैं। अगर सामान्य रूप से अगर आप देखें तो वायरस का जो साइज होता है वो 20 नैनोमीटर से लेकर के 300 नैनोमीटर तक हो सकता है। वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर करने पर इसे फिल्ट्रेट से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जो सैप यहां पर है, जो रस हम बनाते हैं, उस रस में अगर वायरस है और अगर हम बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर करते हैं, तो बैक्टीरिया अगर इसमें है तो बैक्टीरिया तो छन जाएगा, मतलब बैक्टीरिया रुक जाएगा और फिल्ट्रेट निकल आएगा। जैसे हम लोग चाय छानते हैं ना, चाय
जब चाय को छानते हैं तो चाय में क्या होती है, चाय पत्ती भी होती है, तो छन्नी लगा करके चाय हम जब छानते हैं, है ना, तो चाय पत्ती छन्नी में रह जाती है और चाय बाहर निकल आती है। ये भाई साहब अलग ही प्रकार के व्यक्ति हैं, है ना। ये कहते हैं कि हमारा तो जलवा ही है, इनका जलवा ही कुछ और है भाई। क्या जलवा है कि ये उस रस में है, उस सैप में है, और जब बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से छाना जाता है, इसको फिल्टर किया जाता है इसको, तो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर पे आ ही जाता है, बट जो वायरल होगा, जो वायरस होगा, वो इस फिल्ट्रेट के साथ में निकल जाता है, यानी कि उस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को पास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, ऐसे समझिए, ठीक है ना। अच्छा, वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए व आरएनए के रूप में से केवल एक ही हो सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा, दिमाग में बिठा के रखिएगा। वायरस का एक पार्टिकल अगर आप देखें तो एक पार्टिकल स्पेशली क्या कहलाता है, वायरियन कहलाता है। वायरस का अगर एक पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, मतलब एक ही पार्टिकल है और वो एक पार्टिकल अगर आपको दिख रहा है तो एक्चुअल में क्या है, वो वायरियन है, और ये पर्याप्त है आपको इलनेस प्रोड्यूस करने के लिए, आपको बीमार करने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, जिसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है इसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन जब सेल के अंदर आएगा ना, तब इसके अंदर एक्टिविटी चालू होगा। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आगे हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। और बहुत सारा ये न्यू क्लासेस हैं बच्चा, और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नए नए वायरसेस आ रहे हैं, तो उनका इनको मुझे पढ़ाने में वैसा लग रहा है कि थोड़ा और डिटेल में मुझे जाना चाहिए, आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से वायरस हमको इन्फेक्ट करता है। इस पर हम एक अलग से कभी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अच्छा, वायरस नॉन कल्टीवेबल होते हैं। नॉन कल्टीवेबल कहने का मतलब होता है इनको कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कराते। जिस प्रकार हम लोग बैक्टीरिया को एक स्लाइड पर रखे, कल्चर मीडियम में रखे, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और बैक्टीरिया क्या करता है, उस न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करके, खा करके अपनी जनरेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है। वायरस ऐसा नहीं करता। वायरस को अगर आप किसी पार्टिकल, वायरस पार्टिकल को किसी भी आप अगर मान लीजिए स्लाइड पर रख करके या कल्चर मीडियम में रख करके, इसको वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो सेल के अंदर मिल सकती हैं, है ना, फिर भी ये क्या करेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ये ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी एक्टिविटी तभी होगी जब ये एक लिविंग सेल के अंदर होगी। लिविंग सेल के अंदर होगी तभी क्या होगा, जब ये लिविंग सेल के अंदर होगा तभी क्या होगा, इसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटी चालू हो जाएंगी, है ना। ये एक्टिविटी करना शुरू करेगा, क्योंकि ये हमारी सेल को हाईजेक कर लेता है और हमारी सेल से काम करवाता है, खुद काम नहीं करता, ठीक है ना। इसीलिए पार्टिकल्स बहुत घातक होते हैं, याद रखिएगा। तो वायरस नॉन कल्टीवेबल होते हैं, इनको कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं किया जा सकता है, अर्थात इन्हें आर्टिफिशियल न्यूट्रिटिव मटेरियल्स में कल्चर नहीं किया जा सकता, है ना। इस बात को याद रखना, बहुत विशेष बात है ये। तो वायरस के कुछ जनरल फीचर्स हमने देख लिए हैं, कुछ खास बातें हमने देख ली हैं जो वायरस के बारे में हमको पता होनी चाहिए। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैथोजेनिक न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। वायरस कैसे होते हैं? तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से आप इसको नहीं देख पाओगे। पैथोजेनिक मतलब रोगजनक होते हैं, रोग उत्पन्न करेंगे। वायरस का एक ही काम है, रोग फैलाना, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। एंड नॉन लिविंग, है ना। अच्छा, होते हैं जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो उसमें लिविंग भी कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, नॉन लिविंग भी कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, वो हमने देख लिए थे। अच्छा, वायरस को ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता, है ना। वायरसेस को हम लोग जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है, लाइक प्लांट को अलग क्लासिफाइड कर दिया गया, एनिमल्स को अलग क्लासिफाइड किया गया है, फंगस को अलग क्लासिफाइड किया गया है, बैक्टीरिया को अलग क्लासिफाइड किया गया, इसी तरीके से हमने वायरस को भी अलग तरीके से क्लासिफाइड किया है, ना कि मेरे बच्चे हमने यहां पर वायरस को ऑर्गेनिज्म की तरह क्लासिफाइड किया है। अब क्लासिफिकेशन किया गया है तो क्या किया गया है, तो नॉर्मल होस्ट के आधार पर, है ना, सामान्यतः नॉर्मली होस्ट के आधार पर वायरस किस होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है। तो अभी देखो यहां से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब ये हंता वायरस हो गया, बुंदीबुग्यो वायरस हो गया, ये एनिमल वायरस है, तो ह्यूमन में क्यों आ रहा है ना। तो ह्यूमन में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने म्यूटेशन कर लिया है, जाहिर सी बात है। वो म्यूटेशन करके अब ये हमारे बॉडी के अंदर आया है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो कि आना भी चाहिए, नहीं आया है तो लाओ इसको, कि जब ये वायरस किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह रहा है तो ये सिम्टम उसके अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों नहीं मर रहा है। तो इसका सीधा सा आंसर है मेरे भाई कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ में बहुत लंबे समय तक रहता है और बहुत लंबे समय से रह रहा होता है तो उसकी आदत हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो फिर ये क्या है, दोनों ही एक दूसरे के सिम्बायोटिक हो गए, सहजीवन व्यतीत कर रहे हैं।
वायरस उसके अंदर रह रहा है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। बट वो वायरस जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या आपके अंदर आ जाएगा, मतलब भगवान ना करे आपके अंदर आए, जैसे बता रहा हूं आ जाता है ना, पेशेंट के अंदर आ जाएगा या ह्यूमन के अंदर आएगा, तो फिर क्या होगा, वो दिक्कत करेगा, क्योंकि हमारे लिए वो नया पार्टिकल है, हमारी बॉडी के लिए नया पार्टिकल है, हमने कभी उसको नहीं जाना, कभी नहीं पहचाना, उसके क्या लक्षण हमारे अंदर हो सकते हैं, वो कितना घातक हमारे लिए हो सकता है, यह हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए इसका वैक्सीन भी अभी तक हम लोग नहीं बना पाए हैं। अच्छा, नॉर्मली होस्ट के आधार पर वायरसेस को मुख्यतः फॉलोइंग 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। आप 4 ग्रुप में इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पूरे पृथ्वी पर प्लांट्स पाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्लांट वायरस हो गया, मतलब जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। इसके अलावा वो ह्यूमन को इन्फेक्ट या एनिमल को नहीं करेगा, अगर किया तो उसका परिणाम अलग हो सकता है। अब जाहिर सी बात है ये कर भी सकता है, क्योंकि वायरस कभी भी किसी का सगा नहीं है। जैसे आप किसी के सगे हो सकते हैं, लेकिन वायरस कभी भी किसी का सगा नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात, इनवर्टिब्रेट वायरस। इनवर्टिब्रेट कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, लाइक वही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, स्केलमेंथिस, ये है ना, एकाइनोडर्मेटा तक या हेमिकोडेटा तक जो भी सदस्य हैं, उनके अंदर जो वायरसेस पाए जा रहे हैं या उनके अंदर जो वायरसेस हैं, इनकी बात कर सकते हैं। थर्ड, हम लोग यहाँ पर वर्टिब्रेट वायरस, यानी कि ऐसे वायरस जो इनवर्टिब्रेट में नहीं बल्कि वर्टिब्रेट में इन्फेक्ट कर रहे हैं, या वर्टिब्रेट में ही ये होस्ट के तौर पर अपने आप को वहां पर रख रहे हैं, है ना, घोस्ट के तौर पर अपने आप को होस्ट के अंदर रख रहे हैं, क्योंकि ये घोस्ट है, भूत है, और होस्ट कौन है, हम लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर रह करके आएगा, खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा और हमको ही मार डालेगा। और ये डुअल होस्ट वायरस भी होते हैं, मतलब दो नेचर को शो करते हैं। ये प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल को भी कर सकता है, और बैक्टीरिया को भी कर सकता है, तो किसी को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। इनको हम लोग बोलते हैं दोहरी प्रकृति वाले वायरस, दोहरा नेचर वाला वायरस, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। चलो भाई, हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट वायरस की। क्या कहता है प्लांट वायरस? कहता है कि ऐसे वायरस जो केवल प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें प्लांट वायरस कहते हैं। ये वायरस होस्ट के आधार पर फॉलोइंग सब ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। जैसे यहां पर एल्गल वायरस की हम लोग बात करें, है ना, कीटोसिरोस हो गया, माइक्रोमोनास हो गया, है ना, तो ये एल्गल वायरस हो गए। दूसरी बात, हम लोग यहां पर बैक्टीरियल वायरस की बात करते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, फेज वायरस जिसको कहते हैं, T4 वायरस, है ना, ये सिर्फ बैक्टीरिया को खाना पसंद करता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कौन से बैक्टीरिया को खाना पसंद करेगा सबसे ज्यादा? तो ई कोलाई बैक्टीरिया को खाना पसंद करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बढ़िया बेनिफिशियल है, इसी को ही खा डालेगा ये, है ना। लेकिन ई कोलाई से बेटा इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है। अगर ये वुंड वगैरह पर कहीं चला गया, जैसे मान लो घाव वाव है, वहां पर अगर ये ई कोलाई लग गया या पहुंच गया किसी भी कारणवश, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, तो ये वहां पर एक बहुत ही सीवियर और डेंजरस कंडीशन कॉज कर सकता है ना, जिसको हम लोग गला कहते हैं हिंदी में, गला लग जाता है। गला मतलब पूरा का पूरा जो वहां का बॉडी का सेल है वो डैमेज होने लगता है, और उसका ऑपरेट करना ही उपचार है, उतना पोर्शन काट के हटाना ही उपचार है, इसके अलावा नहीं, है ना। नेक्स्ट हमारा है फंगल वायरस, जिसको हम लोग माइकोफेज के नाम से जानते हैं, जो केवल फंगस को मारने का काम करेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग इन्वर्टिब्रेट वायरस की बात करें ना, तो इन्वर्टिब्रेट वायरस कहता है कि ऐसे वायरस जो इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, लाइक हर्पीज वायरस, है ना, तो हर्पीज वायरस ऑफ क्रैप्स, तो जो क्रैप्स हैं इनके अंदर हर्पीज वायरस क्या है, पाया जाता है, जो कि उसको इन्फेक्ट करने का काम करता है ना। टेरिडो वायरस की अगर हम लोग बात करें, जो ऑक्टोपस को मारने का काम करता है, ऑक्टोपस में इन्फेक्ट करता है, इसको हम लोग टेरिडो वायरस कहते हैं, ठीक। ये ऑक्टोपस को क्या कर रहा है, ऑक्टोपस को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। वर्टिब्रेट वायरस की बात करें तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे वायरस हैं, कुछ आपको याद रखने हैं। तो ऐसे वायरस जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें वर्टिब्रेट वायरस कहते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स, इसको हम लोग छोटी माता कहते हैं, है ना। स्मॉल पॉक्स वायरस होता है जो कि ह्यूमन बींग्स में जाने के बाद में, जिन लोगों के बचपन में टिडवैग नहीं लगता, या मैं यूं कहूं वैक्सीनेशन नहीं होता, उनके अंदर ये बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है, और पूरी बॉडी पर क्या आपने देखा था, फफोले पड़ जाते हैं, है ना, और वो फफोले के अंदर पानी सा भर जाता है, और वो पानी अगर किसी भी एक नॉर्मल बच्चे के या किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के ऊपर आप डाल दो जाकर के, तो उसको भी क्या कर देगा, वो इन्फेक्ट कर देता है। इसको माता जी बोलते हैं हम लोग, माता जी इन द सेंस छोटी माता, बड़ी माता, इस टाइप से बोलते हैं ना। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक्चुअल में बड़ी माता है। चिकन पॉक्स, ये भी खतरनाक डिजीज है, वायरल डिजीज है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस खतरनाक है। पोलियो, आज भी 2 बूंद जिंदगी के,
है ना, पढ़ाए जाते हैं और पिलाए जाते हैं। रेबीज वायरस भी उनमें से एक है मेरे भाई, कुत्ते के काटने से। देखो अब ये कुत्ते के अंदर है और कुत्ते के अंदर से आपके अंदर आ सकता है, उसके सलाइवा से आ सकता है, उसके बाइट करने से आ सकता है, या आप अगर कुत्तों के प्रति ज्यादा मोहब्बत रखते हो ना मेरे भाई, और अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, स्ट्रीट डॉग के पास में आप जा रहे हो और स्ट्रीट डॉग के ऊपर आप बहुत ज्यादा अपना प्यार मोहब्बत दिखा रहे हो, तो 100% आपको हाइड्रोफोबिया होने वाला है, आपको रेबीज हो सकता है, क्योंकि ये वायरस उनके साथ में रहेगा, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बॉडी में अगर आ गया तो आपको फिर पानी के अंदर भी कुत्ता दिखने लगेगा, जिससे आप पानी नहीं पियोगे और तड़प तड़प के मौत होती है भाई। तो इसीलिए प्यार मोहब्बत दिखाओ इंसानों के साथ में, कुत्तों बिल्लियों के साथ में नहीं। चलो, इसके बाद में हम लोग डुअल होस्ट वायरस की अगर बात करें, जो कि लास्ट हमारा है, इंपॉर्टेंट है। डुअल होस्ट वायरस क्या है? तो देखिए, जब कोई वायरस दो डिफरेंट होस्ट पर डिपेंड होता है, मतलब ये किसी होस्ट के मतलब कारण ही या किसी वेक्टर के कारण ही आगे बढ़ेगा, मतलब आधा जिंदगी यहां बिताया, आधा जिंदगी उस घर में बिताया, ऐसे ऐसे वाला कहानी है। तो जब कोई वायरस डुअल होस्ट है ना, टू डिफरेंट होस्ट पर डिपेंड होता है, तो उसे डुअल होस्ट वायरस कहते हैं। जैसे हम लोग डेंगू वायरस की बात करते हैं, डेंगू, ये डेंगू है, ये एडीज मॉस्किटो है। एडीज मॉस्किटो में कौन सी मॉस्किटो है? तो मेरे भाई ये एडीज फीमेल मॉस्किटो है मेरे बच्चे। कौन सी मॉस्किटो? फीमेल मॉस्किटो, क्योंकि आप सभी को पता है कि मच्छर जो है उसमें मादा मच्छर जो होती है, यही क्या होते बेटा, ये ब्लड को सक करती है, खून चूसती है। लेकिन अगर हम लोग वही बात करते हैं मेल मॉस्किटो की, तो मेल मॉस्किटो फ्रूगीफोरस होते हैं, फ्रूट के सैप को चूसने का काम करते हैं, आदमी के खून को नहीं। अब एडीज मॉस्किटो यानी फीमेल मॉस्किटो क्या है, ब्लड क्यों सक कर रही है, ये भी क्वेश्चन आता है या पूछ लेता है कोई। तो आप भाई जाहिर सी बात है, इसको न्यूट्रिशन देना होता है अपने एग को, है ना। और सबसे बढ़िया न्यूट्रिटिव जो फीचर्स इसके लिए है या न्यूट्रिशियस अगर आप बात करें सब्सटेंस कोई चीज है, तो वो मनुष्य का खून ही है ना। सबसे बढ़िया खून इसके बच्चों की देखभाल के लिए होता है। तो थोड़ी सी जो है ना दया भावना दिखा करके इसको पिला दिया करो खून, लेकिन ध्यान रखना कि कौन सा वाला खून पी रहा है। अगर इस टाइप का मॉस्किटो खून पी रहा है तो तुम्हारा खून घटने लगेगा, प्लेटलेट्स इतना खतरनाक डाउन होगा कि तुम यहां से निपट लोगे। चिकनगुनिया अभी बीच में बहुत चला था, याद होगा आप लोगों को, है ना, बहुत कोविड से पहले बहुत चला था। जोड़ों में दर्द होना, पूरे बदन का टूटना, बुखार आना, ये सब चिकनगुनिया के लक्षण थे। और चिकनगुनिया का एक टाइप का वायरल डिजीज है। येलो फीवर, ये भी बहुत खतरनाक वायरस है। और जीका, एक जीका भी आता है, ये भी खतरनाक वायरस है ना। इनसे ये डुअल होस्ट वायरस है, दैट मींस ये ट्रांसमिट भी अगर हो रहे हैं तो किसी वेक्टर के थ्रू हो रहे हैं या किसी माध्यम से ये दो होस्ट के अंदर रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर देखिए लिखा गया है कि होलमैन ने 1948 में, एक वैज्ञानिक यहां पर है होलमैन साहब, इन्होंने 1948 के अंदर सभी वायरसेस को एक ऑर्डर में रखा जिसे वायरेल्स कहते हैं। तो हॉलमैन साहब ने 1948 के अंदर क्या किया था, हर एक वायरस को एक ऑर्डर के अंदर इंक्लूड कर दिया। इस ऑर्डर का नाम इन्होंने दे दिया ऑर्डर वायरेल्स। क्या नाम दे दिया मेरे बच्चे? ऑर्डर वायरेल्स। और ये ऑर्डर जो वायरेल्स है ना, इसको इन्होंने तीन सब ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। तो ऑर्डर वायरेल्स को तीन सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया। पहला सब ऑर्डर जो यहां पर है ना, वो बैक्टीरियल वायरस के लिए है, जिसको हम लोग फैजिनी ऑर्डर के नाम से जानते हैं। दूसरा एनिमल वायरस और तीसरा प्लांट वायरस, यानी कि बैक्टीरियल, एनिमल और प्लांट वायरस के तौर पर इन्होंने यहां पर डिफरेंशिएट या डिवाइड कर दिए, सब ऑर्डर दिए हैं। एनिमल वायरस का जो यहां पर ऑर्डर दिया गया है वो है जूफैजिनी। अब देखिए, जूफैजिनी जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जूफैजिनी कहने का मतलब होता है ऐसे वायरसेस जो एनिमल के अंदर रहते हैं, है ना, इनको जूफैजिनी कहते हैं। और ऐसे वायरसेस जो प्लांट के अंदर रहते हैं इसको हम लोग फाइटोफैजिनी के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी भी अगर एनिमल के अंदर या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम ये मान लेते हैं कि प्लांट की वजह से या प्लांट वायरस से अगर इंफेक्शन होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फाइटोफैजिनी। मतलब ये निकला है कहां से? ये निकला है प्लांट से, इन्फेक्ट कर रहा है एनिमल को। और एनिमल से अगर मान लीजिए किसी दूसरे एनिमल को ये इन्फेक्ट करता है तो वो जूफैजिनी कहलाता है। बैक्टीरिया से करता है तो उसको हम लोग फैजिनी कहते हैं, है ना। तो ये सब ऑर्डर के बेसिस पर इसको डिवाइड कर दिया गया। अब सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, अच्छा ये तो हमारा जो हॉलमैन साहब है इनके आधार पर किया गया है क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑर्डर वायरल्स में तीन सब ऑर्डर दे दिए हैं और तीनों को अलग अलग तरीके से हमने यहां पर पढ़ लेना था। अब हम लोग अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें वायरस की, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए।
है ना, जो आधुनिक क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण दिया गया है वायरस का, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए लिखा है कि वायरस के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के आधार पर इनके लिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन को भी प्रपोज किया गया है ना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन यहां पर दिया गया है। जाहिर सी बात है, जो स्ट्रक्चर है इसका, जो कंपोजिशन है, उसके बेसिस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम को लॉफ, हॉर्न और टॉर्नियर ने 1962 में न्यूक्लिक एसिड, मतलब तीन वैज्ञानिक यहां पर हैं, लॉफ साहब हो गए, हॉर्न साहब हो गए, है ना, हॉर्ने साहब हो गए और टॉर्नियर साहब हो गए। इन्होंने 1962 के अंदर वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है उसको देखा, इसमें किस टाइप की सममिति पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है, उसको देखा, और एनवेलप कैसा है ना, किस टाइप का एनवेलप बना हुआ है उसको देखा। उसके आधार पर इन्होंने वायरस के क्लासिफिकेशन को प्रपोज कर दिया, है ना, प्रस्तुत कर दिया। और इनके इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, वायरस को फाइलम वायरा में क्लासिफाइड किया, है ना, एक फाइला ही दे दिया, एक फाइलम ही दे दिया वायरस का, जिसको वायरा कह दिया, फाइलम वायरा, इसके अंदर क्लासिफाइड कर दिया। और फाइलम वायरा को दो सब फाइलम में डिवाइड किया, एक डी ऑक्सी वायरा और दूसरा राइबो वायरा। समझ में आ रहा होगा ना, एक डी ऑक्सी वायरा और दूसरा राइबो वायरा। क्योंकि वायरस के अंदर या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, तो उसके बेसिस पर हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया। डीएनए वाले वायरस अलग हो गए, आरएनए वाले वायरस अलग हो गए। यहां तक तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब जो डीऑक्सी वायरा है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, और कौन कौन से यहां पर वायरस आते हैं ये भी हम यहां पर जानते हैं। तो देखिए, वे सभी वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में होता है, उन्हें सब फाइलम डीऑक्सी वायरा के अंतर्गत रखा जाता है, और इस सब फाइलम को पुनः तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो डीऑक्सी वायरा जो फाइला है या फाइलम है, इसको तीन क्लासेस में कैटेगराइज कर दिया गया। पहली जो क्लास यहां पर है, थोड़ा सा समझिएगा दिमाग लगा करके, इसको हम लोग डीऑक्सी हेलिका कहते हैं। डीऑक्सी हेलिका मतलब डीएनए जो यहां पर होगा वो हेलिकल फॉर्म में होगा, जिसमें हेलिकल वायरस आते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा यहां पर है, दूसरा हमारा क्लास यहां पर है डीऑक्सी क्यूबिका। क्यूबॉइडल वायरस यहां पर रखे जाएंगे, यानी कि क्यूबिकल, क्यूब जैसी यहां पर आप देखेंगे इनका जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा। और थर्ड क्लास यहां पर डीऑक्सी बाइनेला, मतलब यहां पर डीएनए बाइनल होगा, बाइनल वायरस को यहां पर इंक्लूड करा गया है। डीएनए कैसा होगा, बाइनल होगा, ठीक है ना। उसके बाद में राइबो वायरस की अगर अपन लोग बात करते हैं या राइबो वायरा की बात करें, है ना, तो देखिए लिखा हुआ ये सभी वायरस या वे सभी वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उन्हें सब फाइलम राइबो वायरा के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। और इस सब फाइलम को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्लास यहां पर राइबो हेलिका, दूसरा राइबो क्यूबिका। राइबो हेलिका में आरएनए कंटेनिंग हेलिकल वायरस एंड आरएनए कंटेनिंग क्यूबिकल वायरस के रूप में यहां पर रखे गए हैं, है ना। तो राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका, इस टाइप से हमने यहां पर इसका क्लासिफिकेशन भी कवर कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पर आज के इस क्लास में जनरल फीचर ऑफ वायरस, उसके साथ साथ हमने यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस कवर कर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में वायरस की हम एक और बेहतरीन क्लास को, एक टॉपिक को लेकर के आने वाले हैं, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और ये अगर लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, मजा आया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर इस पहली यूनिट का यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अवेयर रहिए, बने रहिए क्लास में, बस यही हम चाहते हैं। और शेयर जरूर करिएगा क्लास को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।